आखिर वो ऐसा कौन सा कानून था जिसका इस्तेमाल करते हुए एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की शिवसेना से अलग होकर बीजेपी के साथ जुड़कर महाराष्ट्र में सरकार बना देते हैं, महाराष्ट्र में मंत्री भी बनते हैं, यहां तक कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना का नाम भी उनसे छीन लेते हैं और शिवसेना की पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल था, इलेक्शन सिंबल, वो भी उनसे छीन लेते हैं। और इतना सब करने के बावजूद एकनाथ शिंदे कंटिन्यूसली सरकार में बने रहते हैं और एकनाथ शिंदे को किसी भी तरीके की कोई सजा नहीं होती, ना ही उन्हें अपनी सीट से, एमएलए की सीट से डिस्क्वालीफाई होना पड़ता है। अगर आप भी इसी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो जवाब है इसका एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल कानून, जो राजीव गांधी की सरकार ने 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के तहत पास किया था। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ आखिर में क्या है, किस तरीके से राजीव गांधी की सरकार ने इसे पास किया था, इसके क्या उद्देश्य थे, और 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसमें क्या अमेंडमेंट किए थे, और इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून होने के बावजूद आज भी हमारे देश में कई पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से इस कानून के एक्सेप्शंस या फिर अपवादों का मिसयूज करके अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स को जमीनी स्तर पर लागू करती है, इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव देपानी। तो अगर हम लोग यहां पर सबसे पहले एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में समझें तो उससे पहले हमें डिफेक्शन जो शब्द है उसे समझना पड़ेगा। देखिए, अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं, आप बीजेपी या मान लीजिए कांग्रेस के मेंबर हैं और आप एमएलए या एमपी बनते हैं या लोकसभा या विधानसभा का चुनाव जीतते हैं और सीधे आकर संसद में या विधानसभा में आकर बैठते हैं, तो आपने जिस पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन के इलेक्शन जीता है या जिस पॉलिटिकल पार्टी के ब्रांड के अंडर आप एमएलए या एमपी बने हैं, इलेक्शन के बाद अगर आप उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देते हैं और कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर जिस पॉलिटिकल पार्टी के अंडर आप जीते हैं अब उस पॉलिटिकल पार्टी की आप बात नहीं मानते, उनकी गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाते हैं, या फिर आपको कहा जाता है कि जहां पर वोट देना है फेवर या अगेंस्ट में किसी भी बिल के संबंध में, आप उसके अगेंस्ट जाकर वोट देते हैं, तो इसे डिफेक्शन कहा जाता है। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी की जो गाइडलाइंस है जब आप उसको ओबे नहीं करते हैं, उसे यहां पर डिफेक्शन कहा जाता है। अब इस तरीके का जो इंसिडेंट है वो हमें 1966-67 में पहली बार देखने को मिलता है। हरियाणा के एक एमएलए थे जिनका नाम था हरिराम। अब उन्होंने चुनाव जीता, सुबह वो कांग्रेस की साइड में थे, 2-3 घंटे बाद वो नेशनल फ्रंट की तरफ चले गए, उसके बाद 2-3 घंटे बाद फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, उसके बाद शाम को फिर उन्होंने नेशनल फ्रंट ज्वाइन कर ली और रात होते होते फिर से उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। यानी एक ही दिन में उन्होंने 4 से 5 बार पॉलिटिकल पार्टी बदली। यानी कि बार बार ऐसा कहा जाता है कि उन्हें कोई ना कोई किसी न किसी तरीके की रिश्वत दी गई और वहीं से पॉलिटिकल पार्टी का आपको एक स्लोगन नजर आता है, सुनाई पड़ता है, आया राम गया राम। और इसी तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए राजीव गांधी की जो सरकार है वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के तहत एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आती है। क्योंकि राजीव गांधी का यह कहना था कि अब ये जो 1984-85 में इलेक्शन हुआ है उसमें तो राजीव गांधी की कांग्रेस की सरकार को 400 से ज्यादा लोकसभा सीटें मिली हैं। अगर इन 400 में से 200 लोगों को अगर ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी वालों ने खरीद लिया पैसे देकर, तो ये तो सारे के सारे कांग्रेस छोड़कर चले जाएंगे और फिर कांग्रेस की सरकार यहां पर जीत जाएगी, जबकि यहां पर देश के लोगों ने सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को दिए हैं। तो राजीव गांधी को इस बात का डर था कि जैसा हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली में हुआ है वैसा ही भारत की लोकसभा में भी हो सकता है राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ। तब जाकर यहां पर राजीव गांधी ने 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल को ऐड किया, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल कानून कहा गया। और इसमें यह कहा गया कि अगर कोई भी एक पर्सन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है और एमपी या एमएलए बनता है और अगर वो पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है या फिर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करता और बस अपनी ओरिजिनल पार्टी को छोड़ देता है, तो फिर यहां पर उसकी जो सीट है, यानी कि जो एमपी और एमएलए जिस पद पर वो बैठा है, उसे उस पद से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसे उस पद से बाहर कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा,
यानी कि वो सीट खाली रह जाएगी, यानी कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी एमपी एमएलए को खरीद कर रिश्वत देकर अपना फायदा यहां पर नहीं करवा सकती हैं। यह मुख्य उद्देश्य था। यानी कि आसान भाषा में समझे तो राजीव गांधी ने यह कहा था कि भाई अगर तुम मेरी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट लेकर एमपी या एमएलए बने हो तो तुम्हें आने वाले 5 सालों तक, जब तक तुम एमपी या एमएलए रहोगे, मेरे लिए और मेरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए तुम्हें वफादार होना पड़ेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप यहां पर पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के जाते हो तो बेसिकली क्या है कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है, क्योंकि फिर इलेक्शन तो लोगों के वोट से ना होकर ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज के पैसों से होने लगेंगे। यानी कि कोई भी पर्सन सिर्फ इसलिए इलेक्शन लड़ेगा कि कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उसे सैकड़ों करोड़ों रुपए का ऑफर दे दे और वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी चेंज कर दे और फिर उसकी जिंदगी पूरी तरीके से सेटल हो जाए। यानी कि हमारा जो डेमोक्रेसी का मेन कोर है वो पूरी तरीके से यहां पर डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने कहा। लेकिन इस 1985 के एंटी डिफेक्शन लॉ में हमें कई तरीके की कुछ खामियां भी देखने को मिलती थी। उन खामियों को दूर करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के तहत किया। और जब वाजपेयी जी इस अमेंडमेंट में और ज्यादा अमेंडमेंट लेकर आए, सुधार लेकर आए, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ काफी हद तक बेसिकली स्ट्रांग हो गया था। एक और चीज अगर आप यहां पर नोटिस करें तो ये जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है वो सीधे सीधे 4 आर्टिकल्स के बारे में बात करता है। अगर हम लोग यहां पर आर्टिकल नंबर 101 और 190 की बात करें तो ये दोनों आर्टिकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के सीट के वैकेट होने की बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग आर्टिकल 102 और 191 की बात करें तो एमपी और एमएलए जब अपनी सीट से पूरी तरीके से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो उसके लिए आर्टिकल 102 और 191 की बात की जाती है। यानी कि इस 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के तहत जो दल बदल कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, इन बेसिकली चारों आर्टिकल्स में यहां पर चेंजेस लाए गए थे ताकि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो कंटिन्यूअसली यहां पर बनी रहे। अब अगर हम लोग इस 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के एंटी डिफेक्शन लॉ के मेजर प्रोविजंस की बात करें तो सबसे पहला प्रोविजन ये है कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए अगर अपनी ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी से इस्तीफा दे देता है एमपी या एमएलए रहते हुए, तो उसको उस पॉलिटिकल पार्टी से तो निकाला ही जाएगा, लेकिन एमपी या एमएलए की जो उसकी सीट है वो बर्खास्त कर दी जाएगी, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से एमपी या एमएलए बने हैं और आपकी पॉलिटिकल पार्टी आपको कह रही है कि भाई इस पर्टिकुलर ऑर्डिनरी बिल या मनी बिल में आपको फेवर या अगेंस्ट में वोट देना है और पॉलिटिकल पार्टी की गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाकर अगर आप वोट देते हैं तो इसमें भी आपको बेसिकली क्या है कि यहां पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नंबर 3, अगर आप किसी भी वजह से अपनी पॉलिटिकल पार्टी के कहने पर ऑर्डिनरी बिल या मनी बिल में वोटिंग के दिन प्रेजेंट नहीं हो सकते, हो सकता है कि कोई इमरजेंसी आ गई हो, और अगर आप वोट नहीं दे पाए तो आपको कम से कम अपनी पॉलिटिकल पार्टी को 15 दिन पहले, 15 डेज पहले आपको यहां पर अपनी पॉलिटिकल पार्टी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप एक दिन पहले कहते हैं कि नहीं मैं कल वोट देने आई रहा हूं संसद में और अगले दिन आप नहीं पहुंचे और आपने अपनी पार्टी को धोखा दे दिया, तो तब भी आप एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रोविजन इसमें है इंडिपेंडेंट मेंबर्स के लिए। इंडिपेंडेंट मेंबर्स का मतलब होता है कि वो मेंबर्स जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट नहीं लेते हैं और वो बेसिकली क्या है कि इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ते हैं। अगर कोई पर्सन इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ता है और जीत जाता है और एमपी या एमएलए बन जाता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट मेंबर लोकसभा या विधानसभा पहुंचने के बाद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसे भी यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर रखा जाएगा और उसकी सीट खाली कर दी जाएगी। इसका क्या कारण है भाई? अगर कोई एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है और वो इतनी स्ट्रांग है कि उसने ना बीजेपी का सपोर्ट लिया ना कांग्रेस का सपोर्ट लिया, फिर भी वो चुनाव जीतकर संसद या विधानसभा में पहुंचा है, यानी कि उसे किसी पॉलिटिकल पार्टी की मदद की जरूरत नहीं है और इलेक्शन के बाद वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहा है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर मेंबर को किसी ना किसी तरीके का कोई फायदा दिया गया था, कोई मंत्री पद दिया गया था, शायद पैसे दिए गए थे, तभी वो ज्वाइन कर रहा है। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि कोई इंडिविजुअल मेंबर अगर उसको ज्वाइन कर लेता है पॉलिटिकल पार्टी को, यानी बोलते थे कि भाई मैं बीजेपी या कांग्रेस का बेसिकली अब बफला डाल के चलूंगा, तब वो पॉलिटिकल पार्टी से क्या है कि वो ज्वाइन तो नहीं कर पाएगा, सीट भी खाली हो जाएगी, लेकिन बाहर से उसको सपोर्ट दे सकता है, यानी कि गठबंधन की सरकार में वो बेसिकली आ सकता है। अब इसके अलावा बात करते हैं हम लोग नॉमिनेटेड मेंबर्स की। देखिए पहले तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था, 2020 में उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया, लेकिन आज भी राज्यसभा में आपको जो 245 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, उन 245 मेंबर्स में से 12 मेंबर्स को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 6 साल के टेन्योर के लिए नॉमिनेट किया जाता है और वो जो 12 मेंबर्स होते हैं वो 4 अलग अलग कैटेगरी से होते हैं।
उन यूट्यूब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वो 4 कैटेगरीज कौन सी होती हैं जिसमें बेसिकली जो प्रेसिडेंट है राज्यसभा में मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, माफ करिएगा नॉमिनेट करते हैं। अब ये नॉमिनेटेड मेंबर्स भी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नॉमिनेट होने के सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर ज्वाइन करना पड़ेगा उन्हें। यानी कि अगर आपने 6 महीने में किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 महीने का टेन्योर खत्म होने के बाद अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हो तो आपको भी यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत माना जाएगा। अब यहां पर प्रॉब्लम ये थी इस पर्टिकुलर लॉ में कि गठबंधन की सरकार में अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर या इंडिविजुअल मेंबर अगर आ रहे हैं तो उनको एंटी डिफेक्शन के तहत नहीं लिया जाता था। इस चक्कर में क्या होता था कि हर इंडिविजुअल मेंबर सरकार को यह कहता था कि भाई मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊंगा, मैं इंडिपेंडेंट मेंबर हूं, मैं गठबंधन में तुम्हारे शामिल हो जाऊंगा, बदले में मुझे कोई मंत्री पद दे दो। इस चक्कर में क्या हुआ कि बहुत सारे मंत्रियों की संख्या बढ़ने लगी और अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला कि भाई हमें तो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस चाहिए, यानी मंत्री कम होने चाहिए, सरकार छोटी होनी चाहिए और काम ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि मंत्री ज्यादा हो जाएंगे, डिस्कशन ज्यादा होगा, डिसीजन लेने में टाइम ज्यादा लगेगा, इंप्लीमेंटेशन में डिले होगा, डेवलपमेंट डिले होगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने यहां पर 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 इंप्लीमेंट किया और वाजपेयी सरकार ने यह कहा कि किसी भी सरकार में, केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं हम लोग, किसी भी सरकार में जो कुल मंत्री होंगे वो लोकसभा के टोटल मेंबर के 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यानी कि आज की तारीख में अगर आपको लोकसभा में 543 मेंबर्स देखने को मिलते हैं तो 543 मेंबर्स का सिर्फ 15% लोग ही सिर्फ आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकते हैं। और यही नियम आपकी स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली में भी लागू होता है और यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली में भी लागू होता है। लेकिन जब हम दिल्ली की विधानसभा की बात करते हैं तो दिल्ली की विधानसभा में यह जो पर्टिकुलर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नंबर है वो 15% ना होकर सिर्फ 10% ही होता है। ठीक, तो ये एक एक्सेप्शन आपको देखने को मिला और ये अमेंडमेंट भी यहां पर देखने को मिला था। अब इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस हमें और देखने को मिलते हैं। पहला एक्सेप्शन हमें यह देखने को मिलता है कि अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है और मान लीजिए कि उसके करीबन 100 मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा या विधानसभा में बैठे हैं। अब उन 100 में से अगर 2/3 मेंबर्स जो हैं यानी कि 66 मेंबर्स एग्जांपल के तौर पे हम ले लें, अगर वो 2/3 मेंबर्स टोटल एमएलए या एमपी के उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के कहते हैं कि भैया हमको तो आपकी पार्टी से अलग होना है क्योंकि आप हमको हमारी मर्जी से काम नहीं करने दे रहे हो, हम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि सपोर्ट दे रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर जो 2/3 मेंबर्स अलग हुए हैं उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा क्योंकि वो जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है, मेजॉरिटी में है। एग्जैक्टली इसी कानून का इस्तेमाल एकनाथ शिंदे ने किया था महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद, क्योंकि उद्धव ठाकरे और यहां पर एकनाथ शिंदे और संजय राउत तीनों शिवसेना के थे। संजय राउत यहां पर उद्धव ठाकरे के राइट हैंड माने जाते थे, लेकिन जो रूरल महाराष्ट्र था यानी कि जो ग्रामीण महाराष्ट्र है वहां पर संजय राउत और उद्धव ठाकरे की उतनी पकड़ नहीं थी जितनी एकनाथ शिंदे की पकड़ थी। और एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की तरफ से जितने लोगों को ग्रामीण महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव की सीट पे लड़वाया उनके लगभग हर कैंडिडेट जीते, लेकिन एकनाथ शिंदे और उनके कैंडिडेट्स को वो मंत्री पद नहीं दिया गया जिसकी डिमांड उन्होंने की थी। गुस्से में आकर, बदले की भावना में आकर एकनाथ शिंदे ने यहां पर क्या किया कि अपने सारे के सारे एमएलए उठाए। इत्तेफाक टोटल एमएलए शिवसेना के टोटल एमएलए के 2/3 हो चुके थे, यानी कि यहां पर सारे एमएलए को उठाया और सीधे अमित शाह के पास चले गए और उन्होंने कहा कि भैया हम अब बीजेपी के फेवर में आ रहे हैं, हम जो 2/3 मेंबर्स आ रहे हैं हमको एमएलए की सीट से डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जो अमेंडमेंट लाया था 2/3 मेंबर्स के एक्सेप्शन का, हम उसके तहत आते हैं। और यहां पर एकनाथ शिंदे अपने 2/3 एमएलए को लेकर अमित शाह के पास पहुंच जाते हैं और फिर यहां पर बीजेपी के साथ बेसिकली गठबंधन बना के देवेंद्र फडणवीस जो उस टाइम पे मुख्यमंत्री हुआ करते थे पहले, यहां पर देवेंद्र फडणवीस को बना दिया जाता है उप मुख्यमंत्री और फिर यहां पर एकनाथ शिंदे पिछली सरकार में बन जाते हैं मुख्यमंत्री। आज की तारीख में तो जो सरकार है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब यहां पर दोबारा से एकनाथ शिंदे जो हैं अजीत पवार के साथ मिलकर उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र में और देवेंद्र, सरिता, गंगाराव फडणवीस जो हैं वो बन चुके हैं आपके मुख्यमंत्री। यानी कि इसी का इस्तेमाल करके एकनाथ शिंदे ने पॉलिटिकल खेल खेला था और इसी का इस्तेमाल करके अजीत पवार शरद पवार की एनसीपी से अलग हुए थे और इसी कानून का इस्तेमाल, एंटी डिफेक्शन लॉ के एक्सेप्शन का ही इस्तेमाल करते हुए अजीत पवार भी बीजेपी के साइड में पूरी तरीके से चले गए थे। प्लस इसके अलावा वही 2/3 मेंबर अगर ये कहते हैं कि भाई हम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को गठबंधन तो छोड़ो मर्ज होना चाह रहे हैं, यानी हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी को उस पॉलिटिकल पार्टी में मिला देने चाह रहे हैं, तो ये भी बेसिकली एक्सेप्शन के तहत ही आता है और किसी भी तरीके से यहां पर उन पर्टिकुलर 2/3 मेंबर्स पर एंटी डिफेक्शन किसी भी तरीके से
नहीं लगता है। यहां पर एक और बड़ा बहुत अच्छा एक्सेप्शन है, जब कोई पर्सन एक स्पीकर बनता है, चाहे वो लोकसभा का स्पीकर बने चाहे विधानसभा का स्पीकर बने, स्पीकर बनने के बाद वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन कर सकता है और जब तक वो स्पीकर रहे वो पॉलिटिकल पार्टी से बाहर रह सकता है। जैसे ही उसका स्पीकर का टेन्योर खत्म होता है तो फिर वो दोबारा से अपनी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है। लोकसभा और विधानसभा के स्पीकर पर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो नहीं लगता, क्योंकि लोकसभा विधानसभा स्पीकर से ये उम्मीद की जाती है कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी और ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी में किसी भी तरीके का भेदभाव ना करें, पार्शियलिटी आप कहीं ना रखें और एकदम न्यूट्रल होकर डिसीजन थे। तो अगर स्पीकर ये चाहे तो वो बोल सकते हैं कि भाई मुझे न्यूट्रल रहना है, तो मैं एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जिससे मैं जीतकर लोकसभा विधानसभा में आया हूं और जिन लोगों ने मुझे स्पीकर बनाया है, मैं वो पॉलिटिकल पार्टी आने वाले 5 सालों के लिए छोड़ रहा हूं। जैसे ही मेरा स्पीकर का पद का जो टेन्योर है, कार्यकाल है, वो खत्म हो जाएगा, मैं दोबारा से वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। तो ये बेसिकली क्या है कि एक अच्छे एथिकल मॉरल वैल्यूज के नाम पर किया जा रहा है, इसीलिए इसको भी एक्सेप्शन में रखा गया है। अब इसमें एक और एक्सेप्शन की हम लोग बात करते हैं। जब भी एंटी डिफेक्शन लॉ संसद के अंदर चलाया जाता है तो लोकसभा के अंदर जो सबसे पावरफुल आदमी होता है वो लोकसभा स्पीकर होता है। लोकसभा स्पीकर लोकसभा के अंदर उतना ही पावरफुल होता है जितना एक सुप्रीम कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता है। तो मान लीजिए कि अगर एक किसी पर्सन पर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उसे तुरंत के तुरंत डिस्क्वालीफाई करना हो लोकसभा में बैठे बैठे, तो यहां पर लोकसभा स्पीकर उसे तुरंत के तुरंत डिस्क्वालीफाई कर सकता है। लेकिन 1992 से पहले यह नियम था कि अगर कोई स्पीकर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करता है तो वो डिसीजन फाइनल माना जाता है। लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट में आपको एक केस देखने को मिलता है जिसे हम किन्होतो होलोहम वर्सेस जाकिलू केस 1992 कहते हैं, और इसमें सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि अगर लोकसभा स्पीकर ने किसी एमपी या एमएलए को अगर डिस्क्वालीफाई किया है और अगर उस एमपी एमएलए को लगता है कि उसका ये डिस्क्वालिफिकेशन गलत तरीके से किया गया है, तो वो पर्टिकुलर एमपी या एमएलए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में यहां पर पीआईएल डाल सकता है। और जुडिशरी को भी अगर लगता है कि स्पीकर ने गलत डिसीजन लिया है तो जुडिशरी उस स्पीकर के डिसीजन के अगेंस्ट जाकर जुडिशियल रिव्यू ला सकती है और उस पर्टिकुलर एमपी एमएलए का जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसे पूरी तरीके से यहां पर कैंसिल किया जा सकता है। तो ये था पर्टिकुलर आपका पूरा का पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ। लेकिन इस एंटी डिफेक्शन लॉ में 2003 के अमेंडमेंट के बाद भी हमें कुछ खामियां देखने को मिलती हैं, कुछ क्रिटिसिज्म देखने को मिलते हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म हमें बेसिकली ये देखने को मिलता है कि यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ के जब हम प्रोविजंस पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई एक पर्सन जो किसी एक पार्टी से एमपी या एमएलए बना है उसे जंजीरों में बांध कर रखा गया है, यानी कि उसे वही कहना है, वही बोलना है, वही सोचना है, वहीं पर जाकर वोट देना है जो उसकी पॉलिटिकल पार्टी कहती है। यानी कि डेमोक्रेसी को जिंदा रखने वाले एमपी एमएलए खुद अपनी पॉलिटिकल पार्टी में रहकर डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं कर सकते। राइट टू स्पीच की बात तो ये देश भर में घूम घूम कर करते हैं, लेकिन अपनी पॉलिटिकल पार्टी के सामने इनका जो राइट टू स्पीच है वो खुद खत्म हो जाता है। यानी पार्टी के हिसाब से ही इन्हें बात करनी पड़ती है। तो एमपी एमएलए कम लगते हैं, पिंजरे में कैद एक तोते ज्यादा लगते हैं। अब यहां पर एक और चीज आप ये देखिए कि ग्रुप का जो बेसिकली डिफेक्शन है वो यहां पर बेसिकली अलाउ किया गया है कि अगर 2/3 मेंबर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज होना चाहे तो वो एक्सेप्शन में आते हैं। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है और वो बेसिकली क्या है कि यहां पर मर्ज होना चाहता है तो उसको ये फ्रीडम नहीं दिया गया। प्लस एक इलेक्टेड मेंबर, एक नॉमिनेटेड मेंबर और एक इंडिपेंडेंट मेंबर, इन तीनों के लिए जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो अलग अलग है। भाई अगर आपने इलेक्टेड मेंबर को ये बोला है कि तुम नहीं ज्वाइन कर सकते दूसरी पार्टी, या फिर अगर तुमने ये कहा है कि इंडिपेंडेंट मेंबर तुम भी ज्वाइन नहीं कर सकते, तो नॉमिनेटेड मेंबर को भी बोलो ना कि तुम भी ज्वाइन नहीं कर सकते। नॉमिनेटेड मेंबर को आपने 6 महीने का काम यहाँ पे जो टाइम है वो क्यों दिया है? यानी कि इसके बीच में आपको भेदभाव देखने को मिलता है। यानी कि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसमें इक्वालिटी नहीं है, और वो इक्वालिटी लाने का काम ना राजीव गांधी ने किया ना वाजपेयी जी ने किया। यानी कि यहां पर भी आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। प्लस सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर कोई एक इंडिविजुअल एमपी या एमएलए किसी भी तरीके से अगर कोई अपने लेवल पर डिसीजन को ग्रास रूट लेवल पर इंप्लीमेंट करना चाहता है और वो पार्टी के अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन वो सोशल वेलफेयर के लिए जरूरी है और अच्छा है, इवन देन वो सोशल वेलफेयर को इग्नोर करके वो सीधे चले जाता है पार्टी की गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए, ये भी एक क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलता है। अंत में हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में यही कह सकते हैं कि इस एंटी डिफेक्शन लॉ को सिर्फ इसलिए लाया गया था ताकि डेमोक्रेसी जिंदा रहे, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो करप्शन है वो बिल्कुल भी ना आ पाए, एमपी एमएलए या मंत्री सिर्फ और सिर्फ समाज और देश की सेवा के लिए काम करें, ना कि अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। लेकिन आज भी एंटी डिफेक्शन लॉ में इस तरीके के एक्सेप्शन है जिसका फायदा उठाकर
बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं वो अपनी पार्टीज को चेंज करते रहते हैं अपने फायदे के लिए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या किसी भी तरीके का मंत्री पद चाहते हैं। तो आपके हिसाब से बताइए कि क्या ये जो राजीव गांधी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो भी इस एंटी डिफेक्शन लॉ को इंप्लीमेंट किया या अमेंडमेंट किया, जो एक सही रणनीति के तहत किया गया था, एथिकल वैल्यूज को जिंदा रखने के लिए क्या किया गया था, तो क्या आज के दौर में आज की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं क्या वो एंटी डिफेक्शन लॉ को सही तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं, या फिर किसी अलग अलग तरीके से कोई टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके एंटी डिफेक्शन लॉ को मिसयूज कर रही हैं? आपकी क्या राय है? और आप एग्जाम्पल के साथ बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन से पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का ये एंटी डिफेक्शन लॉ को मिसयूज करना सबसे ज्यादा गलत लगा, और अगर इसे रोकना चाहिए तो इसे रोकने के लिए क्या हमें कोई अलग तरीके के अमेंडमेंट लाने चाहिए, और वो अमेंडमेंट एग्जैक्टली किस तरीके के होने चाहिए? अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकते हैं और आपके जीएस पेपर 2 के पॉलिटी और गवर्नेंस के कंसेप्ट को और ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझने में मदद कर सकते हैं, तो उसके लिए प्लीज स्टे ट्यून टू चहल एकेडमी। और इसी तरीके के कंटेंट को लगातार कंज्यूम करने के लिए चहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और इस एंटी डिफेक्शन लॉ के मिसयूज को के लिए अगर आप अवेयरनेस जगाना चाहते हैं, जिससे कि आपके आसपास के लोगों को समझ में आए कि ये पॉलिटिकल टैक्टिक्स काम किस तरीके से करते हैं, गठबंधन की सरकारों के पर्दे के पीछे किस तरीके के यहां पर चमत्कार किए जाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ दूसरों को भी ये बात बेहतर तरीके से पता चले ताकि पॉलिटिक्स की नॉलेज उनकी इंक्रीज हो, तो उसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।